हेलो दोस्तों, आज हम विकास की अवधारणा का अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई आयाम शामिल होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पूरे जीवन काल में परस्पर क्रिया करते रहते हैं। जैसे मानव का विकास शारीरिक होता है, मानसिक होता है, साथ ही भावनात्मक विकास होता है। और ये तीनों विकास और भी पहलू हैं विकास के, वह सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ताउम्र यानी पूरे जीवन भर एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते रहते हैं। तो हम पहला विकास पढ़ेंगे, शारीरिक विकास, जिसे फिजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है। शारीरिक विकास में शरीर के आकार, अनुपात और कार्य प्रणाली में होने वाली परिवर्तन शामिल होते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके आकार में परिवर्तन होता है, साथ ही आपके हाथ पैरों में और आपकी कार्य प्रणाली में भी बदलाव होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह केवल अपने हाथ पैरों को हिला पाता है, लेकिन जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो वह घुटने के बल चल पाता है। जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो वह कमर के बल बैठ पाता है। जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो सहारा लेकर चलने लगता है, और कुछ समय के बाद जब वह 1.5 साल का हो जाता है तो वह अपने आप बिना किसी की मदद से चलने लगता है। इसे ही शारीरिक विकास कहते हैं, जिसमें आकार में वृद्धि भी होती है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके हाइट में परिवर्तन होने लगता है, उसके वजन में भी परिवर्तन होने लगता है, साथ ही उसकी कार्य प्रणाली में ही बदलाव होने लगते हैं। पहले बच्चा केवल हाथ पैर हिलाता था, फिर वह चलने लगता है और चीज़ों को पकड़ने लगता है, और धीरे धीरे वह बोलने भी लगता है। और देखिए, मोटर कौशल, गति संबंधी कौशल का विकास भी होता है। जैसे मैंने बताया कि वह पहले अपने हाथों को हिला नहीं पाता था, फिर वह अपने हाथों को हिलाना लगता है, गर्दन को हिलाने लगता है, फिर वह चलने लगता है। इस प्रकार का परिवर्तन होता है। यह विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। जो सभी प्रकार के विकास होते हैं वह आपके वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, साथ ही आप जिस पर्यावरण में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे भी प्रभावित होते हैं। देखिए, शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 1 वर्ष तक तेजी से शारीरिक वृद्धि, ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में वृद्धि होती है, साथ ही उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है और उसके वजन भी बढ़ने लगता है। और देखिए, और बच्चे के मस्तिष्क का विकास भी तेज़ी से होता है। उसके जो मस्तिष्क होता है, जो उसकी सोचने की क्षमता होती है, उसमें भी बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे वह ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगता है और क्रियाएं करने लगता है। स्थूल मोटर कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल का विकास, सिर उठाना, पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना और खड़े होना इसमें शामिल होता है। जैसे मैंने बताया कि पहले बच्चा अपना सिर उठाता है, फिर वह धीरे धीरे पलटने लगता है, फिर वह बैठने लगता है, फिर वह घुटनों के बल चलने लगता है, फिर वह सहारा लेकर खड़ा होता है और सहारा लेकर ही चलता है। फिर कुछ समय के पश्चात वह बिना सहारे के भी चलने लगता है और धीरे धीरे वह कुछ शब्द को बोलने भी लगता है, जिसे स्थूल मोटर कहते हैं। अब देखिए, सूक्ष्म मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल्स का विकास, चीज़ों को पकड़ना शामिल होते हैं, जिसमें ग्रिप और पिंस ग्रिप तक शामिल रहते हैं। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो वह सूक्ष्म मोटर कौशल भी करने लगता है, यानी वह अपनी उंगलियों पे कंट्रोल करने लगता है, अपने हाथों पर कंट्रोल करने लगता है, वह चीज़ों को पकड़ने लगता है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वह अपनी उंगलियों के बल भी काम करना लगता है। देखिए, और अब है प्रारंभिक बचपन, 1 से 6 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड, वृद्धि दर धीमी हो जाती है। जब बच्चा अपने शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो उसकी विकास की गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जबकि जब वह किशोर अवस्था में आता है तो उसकी गति फिर से तेज हो जाती है। देखिए, विकास दर धीमी हो जाती है। मोटर कौशल और सुधार होता है, दौड़ना, कूदना और चढ़ना इसमें शामिल होता है। देखिए, तो बच्चे का जब विकास होता है तो उसके मोटर कौशल में भी विकास होता है, साथ ही सूक्ष्म मोटर कौशल में भी विकास होता है। जैसे लिखना शामिल है, चित्र बनाना शामिल है, कैंची का उपयोग भी शामिल है और बटन लगाना भी शामिल है। देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वह मोटर कौशल और सूक्ष्म मोटर कौशल को उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, लेकिन जब वह थोड़ा और बड़ा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तो वह अपने मोटर कौशल पे भी कमान हासिल कर लेता है और सूक्ष्म मोटर कौशल पर भी वह अपना क्या कर लेता है, पकड़ बना लेता है। और देखिए,
मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, विशेष रूप से संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए बच्चा पहले समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, लेकिन बच्चे जैसा बड़ा होता है वह अपने आप में परिवार के साथ, समाज के साथ संतुलन स्थापित करने लगता है, साथ ही वह समन्वय भी स्थापित करने लगता है। और देखिए मध्य और देर बचपन, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, स्थिर और धीमी गति से शारीरिक वृद्धि होती है। जैसे मैंने कहा जब वह चाइल्डहुड में आता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उसकी विकास की गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन शैशवावस्था में उसकी विकास की गति कैसी रहती है, तेज रहती है। फिर किशोर अवस्था में भी उसकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास में क्या रहती है, गति तेज रहती है। देखिए मोटर कौशल अधिक समन्वित और परिष्कृत हो जाता है, जिससे खेल और शारीरिक गतिविधियों में दक्षता आती है। जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तब वह धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वह फाइन मोटर स्किल और सूक्ष्म मोटर स्किल और बड़ा जो मोर रहता है, कौन सा रहता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें ये है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में क्या करने लगता है, परिष्कृत होने लगता है, यानी उन्नति करने लगता है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, देखते चलिए। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। और शारीरिक ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी शारीरिक ताकत में भी बढ़ोतरी होती है, साथ ही उसकी सहन शक्ति में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अब वह आ जाएगा किशोर अवस्था में, जो कि होता है 12 से 18 वर्ष। यौवन की शुरुआत के साथ तीव्र शारीरिक वृद्धि, विकास, स्फुटन, ग्रोथ स्पर्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसका तेज़ी से विकास होने लगता है शरीर का, लैंगिक परिपक्वता आने लगती है, हार्मोनिकल परिवर्तन होता है जो भावनात्मक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। बच्चे के जैसा हार्मोन का विकास होगा वैसे ही उसकी भावनात्मक विकास में भी वृद्धि होगी, साथ ही सामाजिक विकास में भी वृद्धि होगी और शारीरिक विकास में भी वृद्धि होगी। कुछ लोगों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, कुछ लोग दुबले पतले रह जाते हैं और कुछ लोगों का शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ये हार्मोनिकल परिवर्तन के कारण ही भी होता है। और देखिए और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, विशेष रूप से फ्रंटल लोब जो निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार रहता है। तो देखिए जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वह अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है, साथ ही वह अपने जो इमोशन रहते हैं उस पर भी वह कंट्रोल करने लगता है। जैसे कि इसमें लिखा है वह आवेग नियंत्रण करने लगता है। और देखिए वयस्कता पे आ गए, एडल्टहुड पे। शारीरिक शिखर प्रारंभ वयस्कता में आता है, यानी जब वह 18 साल से ज़्यादा हो जाता है, किशोर अवस्था को पार कर लेता है तो वह वयस्कता अवस्था में आ जाता है, यानी वह वयस्क हो जाता है। मध्य वयस्कता में धीमी गिरावट शुरू होती है, जैसे मांसपेशियों की हानि, चयापचय में कमी, यानी उसके पाचन तंत्र में भी समस्या आने लगती है, किसी चीज़ को पचाने में भी समस्या आने लगती है और कई बार मांसपेशियों में भी उसकी क्या होने लगती है, स्लो प्रोग्रेस होती है। ठीक है। और देखिए देर वयस्कता में शारीरिक गिरावट अधिक स्पष्ट होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके अंदर क्या होती है, शारीरिक क्षमता की कमी आने लगती है, जैसे हड्डियों का घनत्व कम होना, संवेदी क्षमताओं में कमी आना, यानी आप जो चीज़ अच्छे से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसकी क्षमता में भी क्या आती है, गिरावट आने लगती है जब आप धीरे धीरे वयस्क होने लगते हैं। पर ये एक उम्र के बाद होता है, ऐसा नहीं कि आप 22 साल के हुए तो आपको ये समस्या आने लगेगी। कुछ लोगों को समस्या आ सकती है, लेकिन जैसे आप 40 साल पार करेंगे, 55 के होंगे, 60 के होंगे, तो आप देखेंगे कि आप वृद्धावस्था में भी आने लगेंगे और आपकी शारीरिक क्षमता जो रहेगी वह भी कम होने लगेगी। और देखिए सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक अपेक्षाओं को समझने की क्षमता विकसित करने से है। यानी सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि आप समाज के मान्य व्यवहार को कैसे अपनाते हैं, आप समाज के लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, आप उनसे किस तरीके से आप उनके बिहेवियर को समझ पाते हैं और अपना व्यवहार उनको प्रदर्शित कर पाते हैं, जिसमें दूसरों के साथ संबंध बनाना, सामाजिक नियमों को सीखना और सामाजिक व्यवहार में संलग्न होना शामिल है। कि देखिए समाज में जो नियम बनाए हैं आप उनको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, आप दूसरों के साथ अच्छा प्रेम वाला संबंध बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यह सब किसके अंतर्गत आता है, यह सब सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब देखिए शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होगा। प्रारंभिक सामाजिक मुस्कान आँखों का संपर्क से शुरू होता है। मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बच्चे क्या रहते हैं, अपनी माता को देखकर क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं
और आँखें भी वह हिलाते हैं तो वह आँखों का समन्वय भी स्थापित करना शुरू करते हैं शैशव अवस्था में। तो वह आँखों के द्वारा और अपनी मुस्कान के द्वारा क्या करते हैं, सामाजिकता को स्थापित करते हैं, सामाजिक विकास को स्थापित करते हैं। देखिए, देखभालकर्ताओं के साथ जुड़ाव का विकास होता है, यह भविष्य के संबंधों के लिए आधार बनाता है। जैसे कि जो भी बच्चे की शैशवावस्था में देखभाल करता है वह उससे क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे प्रेम करने लगते हैं, और जो बच्चे की देखभाल करता है वह भी क्या करते हैं, बच्चे से प्रेम करते हैं। तो यह सभी प्रकार का विकास बच्चे के आगे जाके क्या करता है, परिवर्तन करता है। यदि आप उसको प्रेम देंगे तो उसके अंदर अच्छी भावनाएं रहेंगी, लेकिन यदि आप उनको प्रेम नहीं देंगे तो वह गुस्से में भी रहते हैं जब वह उनका आगे का विकास होता है। और देखिए, दूसरों के चेहरों और भावनाओं को पहचानना शुरू करना। जब बच्चे जैसे जैसे शैशवावस्था में होते हैं तो वह प्रेम को समझते हैं, वह गुस्से को समझते हैं, वह हंसी को समझते हैं, वह डर को भी समझने लगते हैं। सामाजिक संदर्भों में प्रतिक्रिया देना, जैसे खिलौना साझा करने की कोशिश करना। जब बच्चे होते हैं तो जब उसी के साथ वाला कोई बच्चा होता है तो वह खिलौनों को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं और दोनों साथ साथ खेलते हैं। लेकिन यदि बच्चे के अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी तो वह अपने खिलौनों को क्या नहीं करेगा, बांटना नहीं सीखेगा। अब देखिए, प्रारंभिक बचपन में क्या होता है, सामाजिकरण, सामाजिक नियमों को मानना, भूमिका और अपेक्षाओं से सीखना। यानी समाज में जो नियम है वह प्रारंभिक बचपन में सीखने लगता है कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे प्रतिक्रिया देना है, किससे प्रेम करना है, किससे दूर रहना है, यह सब बचपन में वह सीखने लगता है। खेल का विकास, समानांतर खेल, पैरेलल प्ले से सहयोगी खेल तक, मतलब बच्चे आपस में खेल खेल कर क्या करते हैं, सहयोगी खेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, यह बात याद रखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वह अकेला खेलता है, लेकिन जैसे वह बचपन अवस्था में आता है तो वह मित्र बनाने लगता है अपने पड़ोसियों के या जो आजू बाजू रहते हैं, और उनके साथ क्या करने लगता है, सहयोगी खेल खेलने लगता है। और देखिए, मित्रता का विकास भी होता है। प्रारंभिक मित्र संबंध अक्सर साझा गतिविधियों पर आधारित होता है। जब बच्चा बचपन में रहता है तो वह अपना मित्र बनाने लगता है। जैसे शैशवावस्था में जब वह 2 वर्ष का हो जाता है तो वह मित्र बनाना शुरू कर देता है, और क्या करता है, जब वह मित्र बनाता है तो उन्हीं के साथ अधिकांश समय व्यतीत करता है, बातचीत करता है, खेलता कूदता है। इस प्रकार वह क्या करने लगता है, मित्र संबंध बनाता है और साझा गतिविधियों में भी वह शामिल होने लगता है। यानी इससे क्या रहता है, प्रेम संबंध बढ़ने लगते हैं। ठीक है, परिवार के भीतर भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी भूमिका समझने लगता है कि परिवार में मेरी भूमिका क्या है, परिवार के क्या नियम कानून है, साथ ही परिवार में किन जिम्मेदारियों का निर्वहन मुझे करना है और किन जिम्मेदारियों को मुझे मानना है, इसका विकास भी उनके अंदर होने लगता है। और देखिए, मध्य और देर बचपन, सहकर्मी समूह का बढ़ता महत्व। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो वह क्या करेंगे, पीयर ग्रुप में रहना शुरू करेंगे, यानी आपस में एक ग्रुप बना लेंगे जिसमें 5 से 6 लोग रहेंगे। उसी में वह खेलेंगे कूदेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी चीज़ों को साझा करेंगे। और देखिए, मित्रता अधिक स्थिर और जटिल हो जाती है, जिसमें विश्वास और निष्ठा शामिल होती है। जब बच्चा बड़ा होता है, जब वह बचपन अवस्था में रहता है यानी बाल्य अवस्था में आ जाता है, तो मित्रता क्या होने लगती है, स्थिर होने लगती है, और मित्रता कई बार जटिल भी होने लगती है। जटिल से तात्पर्य ये है कि उसमें बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन आपस में ग्रुप में होने लगता है। कुछ लोग अच्छे मित्र बनते हैं, कुछ लोग अच्छे मित्र नहीं बन पाते हैं। कई बार प्रेम की भावना मित्रों के बीच रहती है, तो कई बार मित्रों के बीच ईर्ष्या की भावना भी रहती है, और इससे क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है और ग्रुप के प्रति, पीयर के प्रति निष्ठा की भावना भी उत्पन्न होती है। और देखिए, सामाजिक कौशल का विकास, बातचीत करना, साझा करना, सहयोग करना और संघर्षों को हल करना। जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो वह आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ों को साझा करते हैं, यानी एक दूसरे को बांटते हैं और आपस में सहयोग करते हैं। जैसे किसी दोस्त को कोई समस्या हो जाती है तो बाकी के ग्रुप के जो दोस्त रहते हैं उसकी मदद करते हैं। जैसे वह शारीरिक रूप से उसे दिक्कत है तो वह शारीरिक रूप से उसकी मदद करेंगे, पैसों से समस्या तो पैसों से मदद करेंगे, यदि उसे पढ़ने में समस्या जा रही है तो पढ़ाई में मदद करेंगे, यदि उसकी खेल कूद में समस्या जा रही है तो खेल कूद में भी उसकी मदद करेंगे। देखिए, सामाजिक मानदंडों और नियमों की गहरी समझ होती है। जब बच्चा धीरे धीरे बाल्यावस्था में आने लगता है तो जो सामाजिक नियम है, कानून है, उनकी समझ भी उनको होने लगती है कि किन चीज़ों को मानना है और किन चीज़ों को नहीं मानना है। और देखिए,
बुलिंग और सामाजिक बहिष्कार जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि कुछ जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो अपने साथियों के द्वारा उनको क्या किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, उनको ऊट-पटांग बोला जाता है, या कई बार शारीरिक तौर पर भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, या समाज में भी उनको ऊट-पटांग बोला जाता है, या समाज में भी उनको शारीरिक कष्ट दिया जाता है। तो ऐसी चुनौतियों का वह क्या करते हैं, सामना करते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास में क्या, किशोर अवस्था। पहचान के विकास में सहकर्मी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा आगे क्या बनना चाहता है, बच्चा अपनी पहचान को कैसे हासिल करेगा, इसकी मदद के लिए उसके जो दोस्त रहते हैं ग्रुप में, वह क्या करते हैं, मदद करते हैं, उसके कैरियर को भी गाइड करते हैं। साथ ही कई बार होता ही है कि किशोर अवस्था में जब बच्चे आते हैं, उसके दोस्त जो सब्जेक्ट लेते हैं वह भी वही सब्जेक्ट लेता है। दोस्त कॉलेज में जो पढ़ाई करेगा, कई बार वह पढ़ाई भी वह क्या करते हैं, आपस में करने लगते हैं। ठीक है। और देखिए पारिवारिक संबंधों में ऑटोनॉमी की ओर बढ़ना, घनिष्ठ मित्रता और रोमांटिक संबंधों का विकास होना। तो जब आप किशोर अवस्था में आते हैं तो आपके जो मित्र रहते हैं उनमें फ्रेंडशिप जो रहती है वह बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की होने लगती है, यानी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता होने लगती है। और कुछ जो किशोर अवस्था में होते हैं वह प्रेम संबंधों में भी पड़ जाते हैं। और देखिए सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियों का पता लगाना, जैसे समुदाय में योगदान और सामाजिक दबावों का सामना करना भी शामिल है। देखिए जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो समाज में उसकी क्या भूमिका है, समाज को किस तरीके से वह सहयोग कर सकता है, समाज को किस तरीके से बेहतर करने में वह मदद कर सकता है, और समाज में जो अराजकता है उसको कैसे दूर किया जाए, वह इन सब में क्या करता है, भूमिका निभाना शुरू करता है। साथ ही समाज में जो उसके अंदर दबाव पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो किशोर जो रहते हैं वह उनको अपनाते नहीं हैं, तो सामाजिक दबावों का भी वह सामना करना सीखते हैं और उनसे आगे निकलना भी सीखते हैं। और देखिए वयस्कता में आ गए, पारिवारिक संबंध, विवाह, पालन पोषण और स्थायी मित्रता बनाना। देखिए जब बच्चा वयस्क होता है तो वह शादी करता है, बच्चों को जन्म देता है, उनका पालन पोषण करता है, नौकरी करता है, और इस समय तक की जो मित्रता रहती है जो रहेगी वह स्थायी मित्रता हो जाएगी। जो मित्रता बाल्यावस्था से शुरू हुई यदि वह किशोर अवस्था तक रहती है तो वयस्क होने पर वह मित्रता क्या रहती है, स्थिर रहेगी। और कार्यस्थल पर सामाजिक संबंध, कहने का तात्पर्य है कि वयस्क जहाँ पर काम करते हैं वहाँ के लोगों से वह क्या करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनसे मदद लेते हैं, और उन्हें किसी भी प्रकार की और सहयोग की आवश्यकता होती है तो वह उनका सहयोग करते हैं। और देखिए सामाजिक नेटवर्क और सामुदायिक भागीदारी बनाए रखना, जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो वह समाज में सम्मिलित होने लगता है, समाज के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने लगता है और अपनी क्या करता है, लोगों की मदद करता है। समाज में यदि कोई कार्यक्रम है तो वह क्या करेगा, उसमें भूमिका का निर्वहन करेगा और उनकी मदद भी करेगा। अब देखिए भावनात्मक विकास कैसे होता है। अब देखिए आप, अब भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने, समझने और विनियमित करने की बढ़ती क्षमता को संदर्भित करता है। देखिए यदि आप किसी की भावनाओं को पहचान पाएंगे कि बच्चा गुस्सा है कि वह प्रेम चाहता है, और आप उसी अनुसार उसे प्रेम दे सकते हैं या उस पर गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं, या उसके इमोशन को, उसके भावनाओं को समझ सकते हैं, साथ ही उनको वह भावनाएं दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा है, यदि आप समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति गुस्सा है तो आप उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे जिससे उसका गुस्सा समाप्त हो जाए। यदि कोई बच्चा रो रहा है या कोई किशोर है जो रो रहा है या बाल अवस्था में वह रो रहा है, तो क्या करेंगे आप, माता पिता के नाते, आप बड़े भाई के नाते, बड़ी बहन के नाते, या दोस्तों के नाते, या समाज में आपका कोई दायरा, उसके नाते आप क्या करेंगे, उसे प्रेम व्यक्त करेंगे, सहानुभूति व्यक्त करेंगे, जिससे बच्चे के अंदर प्रेम की भावना बढ़ेगी और वह शांत रहेगा, यानी रोना छोड़ देगा। और देखिए यह आत्म जागरूकता, सहानुभूति, तनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल, कि आप बच्चे को जागृत कर सकते हैं कि तुम यह काम गलत कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह काम सही होगा। आप उसके प्रति सिंपैथी दिखा सकते हैं, यदि उसे कोई समस्या जा रही है तो आप उसे सहानुभूति दे सकते हैं। यदि वह तनाव में है तो उसे आप तनाव मुक्त भी कर सकते हैं जिससे वह अपने काम को और अच्छे से कर पाए। अब देखिए भावनात्मक विकास शैशवावस्था में कैसा होगा। बुनियादी भावनाओं की अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा, दुख और भय। जब बच्चा छोटा रहता है, शैशवावस्था में रहता है,
तो वह हंसता भी है, वह गुस्सा भी होता है। जब उसे कोई समस्या जाती है तो वह दुख भी व्यक्त करता है, और उसे जब डर लगता है तो वह भय भी व्यक्त करता है। तो बच्चा खुशी भी व्यक्त करेगा जब वह खुश होगा, यानी वह हंसेगा। जब वह गुस्सा रहेगा तो अपने खुशी को हंसना बंद कर देगा। जब वह दुख रहेगा तो अपने मुंह को लटका लेगा, और जब वह डरेगा तो वह सहज जाएगा, कि मतलब बच्चा सहजने नहीं लगता, कई बार वैसा करेगा। और देखिए, देखभालकर्ता की भावनाओं को पढ़ना सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत आता है। बच्चे जब शैशवावस्था में रहते हैं तो उसके माता पिता उसकी कैसी देखभाल करते हैं, वह सब धीरे धीरे समझने लगता है बच्चा, कि वह प्रेम कर रहे हैं कि गुस्सा कर रहे हैं, कि उनको दुख हो रहा है, यह बातें बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। धीरे धीरे अपनी भावनाओं को विनियमित करना सीखना, जैसे आत्म शांति। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, शैशवावस्था में बड़ा होता है, वह चीज़ों को व्यक्त करना भी शुरू कर देता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी शुरू कर देता है। वह खुश होगा तो हंसेगा, वह डरेगा तो वह जो लिपट जाएगा, यदि उसे गुस्सा आएगा तो मुंह को लटका लेगा। इस प्रकार की भावनाएं बच्चे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और देखिए, अब है प्रारंभिक बचपन, भावनात्मक शब्दावली का विस्तार। बच्चे के अंदर क्या होती है, भावनाओं का विकास तेजी से होने लगता है। अधिक जटिल भावनाओं का अनुभव, शर्म, अपराध बोध और गर्व जैसी भावनाओं का भी उसके अंदर क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। पहले बच्चा कुछ ही प्रकार की भावनाओं को शैशव अवस्था में व्यक्त कर पाता था, लेकिन जैसे ही वह प्रारंभिक बचपन अवस्था में आया, पूर्व बाल अवस्था में आया, तो उसके अंदर शर्म की भावना भी आने लगी। जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे बात करता है तो वह क्या करता है, शर्माने लगता है। यदि उसे कोई वह गलती करता है तो उसके अंदर अपराध बोध भी आता है, कि मैंने यह काम गलत कर दिया, मैंने पानी गिरा दिया, मैंने दूध गिरा दिया, या मैंने कोई सामान तोड़ दिया। और यदि वह कोई काम अच्छा करता है तो उसके अंदर गर्व की भावना भी आती है। ठीक है, प्रारंभिक बचपन में यानी पूर्व बाल्यावस्था में। देखिए, भावनाओं को व्यक्त करने के सामाजिक नियमों को समझना, कि समाज में किस प्रकार आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, समाज में किस तरीके से आपको व्यक्त करनी है, इन सभी प्रकार की भावनाओं का उसमें क्या होने लगता है, समावेश होने लगता है, और भावनाओं को वह सीखता है। भावना विनिमय कौशल का विकास, उसमें भावनाओं को साझा करना, भावनाओं को व्यक्त करना भी शामिल है, और वह धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखता है, जैसे गुस्सा और निराशा को प्रतिबंधित करना। यानी बच्चा सीखता है कि जब गुस्सा आएगा तो उसे कैसे शांत रहना है, जब वह उसके ऊपर निराशा हावी होगी तो उसे कैसे टैकल करना है। यह सब चीज़ें पूर्व बाल्यावस्था में वह सीखने लगता है। अब देखिए, मध्य और देर बचपन, अब आ गए अपन मध्य बाल्यावस्था में। देखिए, भावनात्मक समझ की गहराई, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, सहानुभूति जैसी भावनाओं का विकास होने लगता है। देखिए, जब वह पूर्व बाल्यावस्था में था तब वह अलग था, अब वह मध्य बाल्यावस्था में आ गया है तो वह भावनात्मक समझ भी उसके अंदर तेज़ी से विकास हो रहा है। वह दूसरों की भावना को समझने लगता है, कि दूसरा गुस्सा है, दूसरा डर में है, कि दूसरा प्रेम में है, या दूसरे के अंदर निराशा की भावना है। वह सभी कुछ देखकर वह समझने लगता है। मिश्रित भावनाओं को समझना, जैसे एक ही समय में खुश और दुखी होना। बिल्कुल, कई बार क्या रहती है, कई बार हम एकदम से खुश हो जाते हैं और हम एकदम से दुखी हो जाते हैं, तो हम एक ही टाइम में दो भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हम एक ही टाइम में गुस्सा को भी व्यक्त करते हैं और एक ही टाइम में हम प्रेम को व्यक्त भी करते हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं बच्चे के अंदर क्या होने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं, और वह इन भावनाओं को समझने भी लगता है। और देखिए, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करना, यानी यह इन प्रकार की भावनाओं को समझता है और व्यक्त करता है, और उनमें तालमेल बैठाना भी वह क्या करता है, सीखने लगता है। तनाव और निराशा से निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना, जब बच्चा तनाव में होगा, निराशा में होगा, तो उस तनाव से कैसे निकलना है, उस तनाव को कैसे झेलना है, उस निराशा से कैसे बाहर निकलना है, इन सभी के नियमों का विकास उसके अंदर होने लगता है। अब किशोर अवस्था में देखिए, भावनात्मक विकास, हार्मोनल परिवर्तनों के कारण भावनात्मक तीव्रता। देखिए, बच्चों को जब किशोर अवस्था में आते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनिकल परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्सों का विकास होता है, हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं, जिससे उनमें जो भावनात्मक होता है उनमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। कभी वह गुस्सा होंगे, कभी वह प्रेम करेंगे, कभी वह डरेंगे। इस प्रकार की भावना में तेज़ी से क्या होता है, गिरावट आती है, वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है। और देखिए, आत्म जागरूकता में वृद्धि, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। देखिए, बच्चा किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है,
तो वह अपनी भावनाओं को कैसे समझता है, यह भी समझने लगता है कि वह गुस्से में है, निराशा में है, दुख में है, प्रेम में है। वह अंदर ही अंदर अपने आप से बात करता है और उन भावनाओं को क्या करने लगता है, समझने लगता है और उनके ही अकॉर्डिंग वह अपने आप को व्यक्त करता है। देखिए, भावनात्मक परिपक्वता और विनियमन में उतार चढ़ाव। देखिए, उसमें भावनात्मक परिपक्वता भी आने लगती है कि अपनी भावनाओं को कैसे दूसरे के सामने व्यक्त करना है। साथ ही उसके जो भावनाओं में परिवर्तन आता है उसको भी वह क्या करने लगता है, समझने लगता है। यानी उसमें भावनात्मक अस्थिरता भी रहती है और स्थिरता भी रहती है। और देखिए, भावनात्मक अतरंगता, इमोशनल इंटीमेसी के मध्य में संबंधों का गहरा करना, यानी उसमें जो भावनात्मक स्थिरता है और अस्थिरता है उसके मध्य क्या करता है, वह संबंध को स्थापित करता है कि कभी मैं गुस्सा हूँ तो कभी तो वह उस गुस्से को कैसे रिएक्ट करना है और उसे प्रेम में कैसे बदलना है। यदि आप निराश हैं तो उसे उस निराशा से कैसे निकलना, यह सभी प्रकार की भावनाओं को क्या करता है, वह मध्य संबंध बनाता है। और देखिए, जब वह वयस्क हो जाएगा, देखिए भावनात्मक वृद्धि का परिष्कार, यानी उसमें भावनात्मक वृद्धि और ज़्यादा होने लगती है। वह अपने इमोशन को और ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है जब वह वयस्क हो जाता है। तनाव और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए मुकाबला करने की रणनीतियों का विकास। देखिए, जब बच्चा किशोर होता है तो वह तनाव से कैसे निपटेगा, भावनात्मक चुनौतियों से कैसे निपटेगा, उसका विकास थोड़ा कम रहता है। लेकिन जब वह वयस्क होता है तो वह अपने गुस्से और तनाव से पूरी तरीके से कैसे निपटेगा, वह भावनात्मक चुनौतियों का कैसे सामना करेगा, उनको कैसे हल करेगा, इसका विकास पूरे तरीके से होने लगता है। भावनात्मक लचीलापन बनाना, यानी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना। यदि आप गुस्सा हैं तो उस गुस्से को कैसे ख़त्म करना। यदि सामने वाला गुस्सा है, डर में है, तनाव में है तो उसके गुस्से को, उसके तनाव को कैसे ख़त्म करना है, इस प्रकार का लचीलापन उसके अंदर आने लगता है। और देखिए, जीवन के अनुभवों के माध्यम से भावनात्मक परिपक्वता प्राप्त करना। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शैशवावस्था में आता है, बाल्य अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, वयस्क अवस्था में आता है, तो उसमें क्या होता है, वह बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरता है, सामाजिक नियमों से होकर गुजरता है, अपने दोस्तों के मध्य जो संपर्क स्थापित होता है उससे होकर गुजरता है, तनाव से होकर गुजरता है। तो इन सभी से होकर गुजरता है तो उसमें क्या जाती है, मैच्योरिटी आने लगती है, यानी परिपक्वता आने लगती है कि अपनी भावनाओं पर कैसे काबू करना है। और देखिए, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बीच संबंध, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये तीनों आयाम अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो परस्पर एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास एक दूसरे से अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पाता। कुछ लोगों का भावनात्मक विकास अच्छा होता है तो उनका शारीरिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता। कुछ लोगों का तीनों विकास बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि एक विकास में कमी रहेगी तो वह अन्य दो विकास को भी कमज़ोर करेगा, और यदि एक विकास अच्छा होगा तो वह दोनों विकासों को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उनको भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। शारीरिक विकास सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और समन्वित है वह सहकर्मी खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बिल्कुल सही। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है तो वह क्रिकेट अच्छे से खेल पाएगा, वॉलीबॉल अच्छे से खेल पाएगा, हॉकी अच्छे से खेल पाएगा, बैडमिंटन भी अच्छे से खेल पाएगा। और ये सभी खेल क्या होते हैं, आपस में मिलकर खेले जाते हैं। इससे उसका क्या होगा, विकास तेज़ी से होगा, जिससे उसके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और आत्मसम्मान बढ़ता है। बिल्कुल, जब यह खेल आप आपस में मिलकर खेलेंगे तो आप बातचीत करना सीखेंगे, लोगों के मध्य जो तनाव आता है उस तनाव को हल करना भी सीखेंगे, और तनाव के मध्य कैसे प्रदर्शन किया जाता है यह भी आप सीखेंगे। तो इससे संबंध क्या होंगे, आपके लोगों के साथ क्या होंगे, मजबूत होंगे, और आप में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी तेज़ी से बढ़ेगी। और देखिए, किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन आत्म छवि और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल, यह बात है कि यदि शारीरिक परिवर्तन आपका अच्छा रहेगा तो आप भावनात्मक रूप से भी अच्छे होंगे और आप भावनात्मक रूप से भी हष्ट पुष्ट होंगे,
जिससे आप किसी की भावनाओं को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और देखिए क्या है, सामाजिक विकास भावनात्मक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। मजबूत सामाजिक संबंध बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि आपके समाज में अच्छे संबंध हैं, आप समाज में अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, तो आपके अंदर भावनात्मक विकास भी तेज़ी से होगा, जिससे आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और आपके अंदर जो सुरक्षा की भावना है वह भी क्या होगी, मजबूत होगी। और देखिए, उन्हें अपनी भावनाओं को विनियमित करना सीखने में मदद करते हैं, यानी वह अपने भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करेंगे यह भी वह क्या करते हैं, सीखते हैं। और क्या है, स्कूल में सामाजिक बहिष्कार शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। देखिए, यदि बच्चे का सामाजिक बहिष्कार होता है तो वह तनाव में जाता है, कुंठा में जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह बात आप सभी जानते हैं। जैसे तनाव के कारण उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या जाएगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। और देखिए, भावनात्मक विकास शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यदि आपका भावनात्मक विकास बहुत अच्छे से हुआ है तो आपका शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा और आपका सामाजिक विकास भी अच्छे से होगा। यदि आपका भावनात्मक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, नेगेटिव हुआ है, तो उसका नेगेटिव असर आपके शारीरिक विकास पे भी पड़ेगा और सामाजिक विकास पे भी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा जो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है, वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यदि बच्चा अपनी भावनाओं को समझ सकता है, उसे अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है, तो उसका स्कूल में प्रदर्शन कैसे होगा, बेहतर होगा, क्योंकि वह तनाव को भी आसानी से झेल सकता है। और देखिए, स्वस्थ सामाजिक संबंध बना सकता है और वह समाज में अपने क्या करेगा, अच्छे संबंध बनाएगा। अत्यधिक तनाव और चिंता शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। यदि बच्चा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तनाव में है, तो उसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे वह खाना कम खाएगा, उसको चश्मा लग सकता है, उसको बुखार आ सकता है, या तनाव के कारण उसको माइग्रेन भी हो सकता है। इस प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चूँकि मैं अभी नया हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत जाती है अपने शब्दों को एक्सप्लेन करने में, शब्दों को समझाने में। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो में आपको क्या बुरा लगा है वह भी बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं अपने एजुकेशन को पढ़ाने के तरीके को और ज़्यादा सुधार कर सकूँ। नमस्ते दोस्तों।